देखिए आज सबको लिखिए गतिशीलता जौन एक मिनट कान है जल्दी से लिखो मोबिल में लिट्टी मोबिलिटी। हाँ तो डेकार्ना मत ही हमसे बेहोश हो जाएंगे। ये बालक सुनो, जैसे गतिशीलता होता क्या है, जैसे मान लीजिए ना कि ई विद्युत क्षेत्र, देखो जब भी विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें गतिशील होता है कि नहीं। चालक तार में जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होता है, नहीं जी। तो देखिए एकांक विद्युत क्षेत्र कारण कहने का मतलब कि VD बटा एकांक विद्युत क्षेत्र कारण जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है चालक तार में, उसी को गतिशीलता कहा जाता है। तो लिखित परिभाषा, किसी चालक तार में एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र से, किसी चालक तार में एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। उत्पन्न संवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। गतिशीलता का फॉर्मूला लिखिएगा। गतिशीलता का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर VD अब बटा में E, VD बटा E। लिखिएगा कि गतिशीलता एक सदिश राशि है। गतिशीलता एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। जिसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड तथा बीमा M इनवर्स T स्क्वायर A तथा बीमा M इनवर्स T स्क्वायर A होता है। क्या बोले हैं कि किसी चालक तार में एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र के कारण जो संवहन वेग होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, उसी को गतिशीलता कहते हैं कि कितना तेजी से गतिशील है। ठीक ना। तो चलिए लिखिए, इसके बाद नोट एक ठो। इलेक्ट्रॉन के लिए गतिशीलता म्यू E बराबर VD बटा E। म्यू E बराबर VD बटा E होता है तथा होल के लिए, होल माने छिद्र, तथा होल के लिए गतिशीलता
म्यू एच बराबर VD बटा ई होता है। म्यू एच बराबर VD बटा ई होता है। होल पढ़ाए थे ना केमिस्ट्री में, पहला चैप्टर में पदार्थ की ठोस अवस्था में ये होल क्या होता है। हाँ चलिए नोट 2 लिखिए। इलेक्ट्रॉन और होल के संवहन वेग, नोट लिखिए, इलेक्ट्रॉन और होल के संवहन वेग, इलेक्ट्रॉन और होल के संवहन वेग विपरीत दिशा में होते हुए भी, विपरीत दिशा में होते हुए भी दोनों के लिए गतिशीलता का मान धनात्मक होता है। दोनों के लिए गतिशीलता का मान धनात्मक होता है। दोनों के लिए गतिशीलता का मान धनात्मक होता है। होता है। देखिए होल जो होता है ना पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन आपका, तब जो पॉजिटिव कण होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, और जो नेगेटिव होता है वो विद्युत क्षेत्र के, तो दोनों की गतिशीलता विपरीत होता है ना, लेकिन फिर भी दोनों के लिए गतिशीलता का मान धनात्मक होता है। कारण है कि उसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र का परिमाण लेते हैं, आप वेलोसिटी का भी परिमाण लिए हैं, परिमाण कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए गतिशीलता का भी मान कभी नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है चाहे किसी का हो। चलिए इसके बाद आपको देखिए क्या पढ़ना है, जिसे हम लोग ओम के नियम जानते हैं ना, V बराबर आई आर, एक से R बराबर क्या होता है V बटा, आखिरी नियम ज्ञात किए हैं कौन, ओम। तो कैसे ज्ञात किए हैं नियम आज निकालना है। एक बार एग्जाम में पूछ लेता 2018 या 17 में, अधिकांश स्टूडेंट नहीं बनाए थे, नहीं जानकारी होने की वजह से। तो अब टॉपिक आपको लिखना है कि ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति इसके लिए क्या कीजिए कि एगो सबसे पहले वो चालक तार बनाइए बेलनाकार, एक समान बनाइएगा यूनिफॉर्म। मेरे साथ ही बनाते चलिए, ठीक ना बालक, ई मत इंतजार में रहिए कि हम बनाएंगे तब बनाएंगे।
देखिए समझिए यहाँ पर, जैसे मान लेंगे कि कोई चालक तार है, जिस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसका लंबाई l है और इसके दोनों सिरों के बीच में जो आरोपित विभवांतर है वो भी है। तो इससे हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E होता है और इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चलता है संवहन वेग से, जिसको Vd कहते हैं। तो यही सब मान के लिखना है। लिखिए तो Vd संवहन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखिए माना कि A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कैपिटल A लिखिएगा। माना कि A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, माना कि A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा L लंबाई का एक बेलनाकार चालक है, तथा L लंबाई का एक बेलनाकार चालक है, एक बेलनाकार चालक है जिसके सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने पर, उसमें I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है तथा तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और संवहन वेग Vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और संवहन वेग Vd है। देखिए बालक, इसलिए लिखिएगा I बराबर NE A इंटू Vd। अभी मत पूछिएगा कि सर ये वाला कैसे लिखे, कैसे कि पिछला दिन आपको ये लिखाए थे I बराबर NE Vd और उसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर जो चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो B है और इसका लंबाई L है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर V बाय L। तो लिखिए तो चूंकि L लंबाई के तार के सिरों के बीच, चूंकि L लंबाई के तार के सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर V बाय L। विद्युत क्षेत्र E बराबर V बाय L। इसके बाद लिखिए एक लाइन छोड़ कर नीचे, इसलिए विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इसलिए विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, देखिए बालक, जैसे इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, ठीक ना। और जब भी किसी आवेश को या आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल का मान होता है Q इंटू। हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो Q का मान किसके बराबर होगा, E होगा ना। अब
कितना लिखना पड़ेगा? ई इंटू ई ना जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश सही होता है, तो क्यू की जगह ई हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ई हो जाएगा बड़का, तो लगने वाला बल F बराबर ई इंटू ई। आप देखिए अभी ई के मान लिखे हैं कि ई के मान कितना होता है? V बाई एल, तो F बराबर क्या हो जाएगा? ई बी बटा एल। नोट कीजिए इसको। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो गया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक ना? इसके बाद लिखिए यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me हो तो इसमें विद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me है या हो भी लिख सकते हैं, तो इसमें विद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण, विद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण A बराबर F बटा M, नहीं जी, क्योंकि F बराबर M में होता है, तो A बराबर F बटा। देखिए F के मान वहां पर हम निकालें कि नहीं? अभी क्या लिखे? ई एल बटा में, ई एल का है ई बी बटा एल बटा में, तो लगता है कि एल आपका नीचे आएगा। हाँ, ये नीचे आ जाएगा। अब इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट मान नहीं थे, I बराबर NE A V D हो गया ना? चलिए इसके बाद लिखिएगा क्रांति काल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, क्रांति काल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, क्रांति काल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा त्वरण A के कारण प्राप्त वेग, क्रांति काल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा त्वरण A के द्वारा प्राप्त वेग, क्रांति काल में इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरण A के कारण प्राप्त वेग, ऐसे लिखिएगा। देखिए बालक यहाँ पर VD बराबर U प्लस A इंटू टाउ, तब VD बराबर इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0। देखिए A का मान हम लोग कितना निकाले हैं? EB बटा ME L इंटू टाउ, ठीक ना बालक? तो देखिए VD बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ME इंटू L। नोट कीजिए इसको। हो गया ना? देखिए इसके बाद आप लोग लिखिएगा, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3, ठीक ना बालक? अब देखिए हम लोग चल रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कौन सी है? I बराबर NE A या VD, एक से VD के मान निकालेंगे तो कितना आएगा? NE A, नहीं जी, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में क्या समानता है? दोनों के LHS बराबर ना है, लिखते चलिएगा।
समीकरण 3 एवं 4 से ये आपका हो जाएगा ई भी ताऊ अब बटा में एम ई एल आई एन ई ए। हाँ ए यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है आपका। वहां तक नोट कीजिए, इसके बाद इधर से लिखेंगे। चारों यही पर लिख देते हैं। पहले देखिए क्या करते हैं कि इसे भी को यहीं छोड़ दी, इसे भी वो अंदर है ना, आई को ई पटी लाइए, ठीक ना। देखिए ई वाला उधर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ पर आई दोनों ऊपर जाएगा, एम ई इंटू एल अब बटा में एन ई ए इंटू ई ताऊ। देखिए बालक यहाँ पर समझ ला पॉइंट है। जैसे देखिए भी को यहीं रख लिए हैं, आई के ने भागा में ला दिए हैं, तो ई और ताऊ नीचे जाएगा ना। तो एन ई ए तो पहले से है, या ई इंटू ताऊ आएगा। एम ई एल को यहाँ पर भेज दिए हैं। अब देखिए इसके बाद भी बटा आई बराबर ऊपर में आपका एम ई एल बटा में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए और ये हो जाएगा पटाऊ। भी बटा आई बराबर एम ई एन ई ताऊ इंटू एल बटा ए। यदि ताप नियत हो तो आर बराबर एम ई बटा में एन ई स्क्वायर ताऊ एन ई स्क्वायर ताऊ इंटू एल बाई ए। समीकरण 5 भी बाई आई बराबर आर। आर बराबर भी बटा आई। यही ओम का नियम है। देखो मालक यहाँ से जैसे इस समीकरण के बाद जैसे भी बाई आई हो गया ना, हम देखिए इसको ऐसा इसलिए लिखे हैं जैसे एल बटा ये है ना, एम ई बटा एन ई स्क्वायर ताऊ एल बाई ए ऐसा लिखे हैं इसलिए क्योंकि इससे हमको आगे काम लेना है। एल बाई ए से हमको आगे काम लेना है, इसलिए हम ऐसा लिख दिए, ना तो हम पूरा के एक साथ लिख देते। देखिए यदि ताप नियत हो, एम ई क्या है इसमें, जिसका मान 9.1 × 10 के पावर में 31 kg होता है। एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या
तो किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं घटता है, नहीं वो भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है जितना समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 सेकंड के लिए प्रवाहित करेंगे तो 2 सेकंड का रखिएगा टाउ का मान ना, तो वो भी कांस्टेंट है। अनियत तापमान लिया गया, नियत तापमान मतलब तापमान नहीं बढ़े देना है, नहीं तो नियत तापमान पर चालक तार का लंबाई क्या होता है, नियत होता है, नहीं बढ़ता है, नहीं तो लंबाई भी कांस्टेंट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी, तो ये पूरा क्या हो गया। तो मान लीजिए कि लंबाई लीजिएगा 1 मीटर, जब क्षेत्रफल कुछ होगा ओकर, तो पूरा के हल कीजिएगा तो वो नियत राशि आएगा ना। तो ये आपका पूरा इतना कौन चीज है, नियत राशि है। यही नियत राशि के आर मान लिया गया है, ओकर नाम कौन सी मान लिया गया। अब मान लीजिए कोई या वो अल्फा या बीटा भी मान लेते शुरू में, तो हम लोग को उससे कोई दिक्कत है। तो नियम कुछ और पढ़ते हैं, जैसे भी बराबर आई आर पढ़ते हैं तो आई इंटू अल्फा पढ़ देते हैं आई इंटू, लेकिन ये पूरा नियत कांस्टेंट को मान लिए कौन चीज आर, एक नाम रख दिए प्रतिरोध। तो बताए थे ना कि प्रतिरोध जो है किसी प्रत्येक चालक पदार्थ का गुण होता है जो अलग अलग चालक के लिए अलग अलग, क्योंकि सबका लंबाई भी अलग अलग होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए सब चालक के लिए प्रतिरोध का मान एक समान, क्योंकि प्रतिरोध एक्चुअल में इतना को माना गया है, तो लंबाई अलग होगा चालक का तो प्रतिरोध भी अलग होगा ना। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अलग होगा तो प्रतिरोध भी, कम लंबाई वाला में कम इलेक्ट्रॉन होगा, ज्यादा वाला में तो इतना को मान लिए आर। तो देखिए समीकरण 5 से इतना के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, तो V बाई आई बराबर आर, तो ये हो जाएगा V बराबर, यही ना ओम के नियम है आपका, प्राप्त हो गया। वही पूछता है कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति या ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त करे, 5 नंबर पूछता है, जब भी पूछता है, ठीक ना। या ओम के नियम को व्युत्पन्न करें, व्युत्पन्न मतलब कि उसको उत्पन्न करें, प्राप्त करें। चलिए इसके बाद लिखिए टॉपिक अगला, प्रतिरोधकता का व्यंजक, प्रतिरोधकता का व्यंजक। देखिए प्रतिरोधकता का व्यंजक कैसे निकालते हैं, जैसे कि अभी हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर आर बराबर हम लोग जान गए हैं, यहाँ पर ये वाला एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, एल बाई, नहीं जी नोट करते चलिएगा, कोई ज्यादा थी नहीं समझने वाला है, नहीं बालक फिगर नहीं बनाना है अब, नहीं किसी चालक का प्रतिरोध है, हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, इसको मान लेना है समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से तो दोनों के तो LHS बराबरे है, तो क्या हो जाएगा एम ई या बटा में एन ए स्क्वायर टाउ एल बाई ए, आई हो जाएगा रो आई इंटू एल बाई ए। तो देखिए तो कौची कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल, ए से तो कौची हो गया रो बराबर एम ई अब बटा में एन ए स्क्वायर टाउ। तो देखिए लिख लीजिए रो इज इक्वल टू एम ई या बटा में एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। हम देखो बता रहे थे आप लोग को जब प्रतिरोधकता के फॉर्मूला की रो बराबर आर इंटू ए बाई एल होता है,
रो इज इक्वल टू बता रहे थे इधर ना कि R इंटू ए बाई। अब बता रहे थे कि जो प्रतिरोधकता होता है वो तो ना तो चालक तर्क की लंबाई पर निर्भर करता है ना ही अनुप्रस्थ काट के। तो आप लोग को थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन अब देखो चटपटा लगेगा थोड़ा। रो के जो फार्मूला आया है एकरा में एल या एल है, और किसी फार्मूला में जो चीज नहीं रहता उस पर निर्भर करता है। अब समझ में आया क्या निर्भर करता है? कैसे कि जो मेन फार्मूला होगा में ना तो लंबाई है नहीं, समझे? तो अब भैया संतुष्टि हो गया कि अभी नहीं हुआ? तो चलिए यह अतः तर्क लिख लीजिए। अतः प्रतिरोधकता, अतः प्रतिरोधकता, अतः प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अतः किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। हो गया ना? अगला टॉपिक लिखिए। इसके बाद लिखिए विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व की सहायता से, विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व की सहायता से प्रतिरोधकता रो बराबर R इंटू ए अब बटा एल, R इंटू ए बाई एल प्राप्त करें। हो गया ना? प्राप्त करना है किसके सहायता से? धारा घनत्व की सहायता से। और तो चलिए लिखिए तो माना कि चालक की लंबाई एल है, माना कि चालक की लंबाई एल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जिसके सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने पर उसमें अस्थाई धारा I प्रवाहित होती है। उसमें अस्थाई धारा I प्रवाहित होती है। अस्थाई धारा I प्रवाहित होती है। यदि डायग्राम बनाना चाहते हैं तो यही वाला बना लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, घर पे जाकर बना लीजिएगा क्योंकि समय काल ही व्यर्थ कीजिएगा। लिखिए हम जो बोल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र E बराबर तो जानते करते हैं कि V बाई एल होता है। और धारा घनत्व क्या होता है बताइए तो? धारा घनत्व J बराबर I बटा ए। नहीं जी, तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता
तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता रो बराबर होता है E/J। ई पढ़ाए थे कि नहीं आप लोग को? रो इज इक्वल टू E/J। ई के मानवा है कितना V/L और J के मान है I/A। रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/L I इंटू A/I। कहीं गलती तो नहीं हुआ ना? V/L और A/I तो क्या हो जाएगा रो इज इक्वल टू V/I इंटू A/L। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं R इंटू A/L। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। देखो जैसे विद्युत क्षेत्र चालक तार के लिए बालक इसके लिए लिखेंगे ना विद्युत क्षेत्र E बराबर V/I और धारा घनत्व J बराबर I/A होता है। हम लोग जानते हैं कि तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता का परिभाषा E/J तो E के मनवा रख देंगे V/I और J का I/A तो प्लस जाएगा ना तो हो जाएगा V/L और A/I। देखिए V/I को एक साथ लिख दिए हैं L/A को। अभी जस्ट पीछे पढ़ रहे हैं कि V/I का मान कितना होता है तो देखिए तो निकल गया कि नहीं। किसके सहायता से? तो धारा घनत्व की सहायता से या विद्युत क्षेत्र सहायता से लिखला ना। चलिए अब टॉपिक यहाँ से लिखिए। कोई कुछ बेचना है? नहीं, चलो तो नहीं बेचना है तो लिखो सेल। सेल लगा है फिजिक्स का। देखो जैसे केमिस्ट्री में सेल का कुछ और परिभाषा होता है। केमिस्ट्री में परिभाषा होता है कि एक ऐसा युक्त जिसमें रासायनिक अभिक्रिया करा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न तो उसको सेल कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में वही परिभाषा बोलिएगा तो गलत माना जाएगा। फिजिक्स में ऐसा सेल का मतलब होता है कि एक ऐसा यंत्र जिसके सहायता से किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर हमेशा बनाए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बॉल है इसको आप एक तरह से जोड़ दिए तो उस समय तक बल्ब जलते रहेगा जब तक बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। तो ये क्या करता रहता है कि शुरू से अंतिम तक इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर बनाए रखता है कुछ ना कुछ विभवांतर। वो अलग बात है कि धीरे धीरे घटते जाता है लेकिन जब तक जिंदा रहेगा तब तक विभवांतर। तो सेल की परिभाषा होता है फिजिक्स में कि एक ऐसा यंत्र जो किसी चालक तार के दो सिरों के बीच के विभवांतर को हमेशा बनाए रखता है उसे सेल कहते हैं। बनाए रखता है मतलब कि जब तक रहेगा तब तक विभवांतर रहेगा उसके सिरों के बीच जब तक वो जिंदा रहेगा सेल। लिखिए एक ऐसी युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच के विभवांतर को हमेशा बनाए रखता है।
उसे सेल कहते हैं, उसे सेल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। सेल को सामान्यतः संकेत, सेल को सामान्यतः संकेत, सेल को सामान्यतः संकेत बना लीजिए वाला से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, करते हैं। तो तुम्हारे लिए नहीं है। अब लिखिए सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल के डिफिनेशन क्या होता है? ऐसा सेल जिसको एक बार डिस्चार्ज होने पर दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है ना। तो इसमें है ना कि थोड़ा दूसरा तरफ लिखते हैं कि वैसा सेल जिसमें एक बार विद्युत धारा समाप्त हो जाने पर उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है या उसे दोबारा विद्युत धारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल। तो लिखिए, तो उसका मतलब वही है, एक ऐसा सेल जिससे, एक ऐसा सेल जिससे विद्युत धारा एक बार समाप्त हो जाने पर, एक ऐसा सेल जिससे विद्युत धारा एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, पुनः विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे घड़ी में प्रयोग की जाने वाली सेल, हाँ मरकरी सेल भी होता है, गैल्वेनी सेल भी होता है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। घड़ी में प्रयोग की जाने वाली सेल, कोमा टॉर्च में प्रयोग की जाने वाली सेल, इत्यादि एक और परिभाषा होता है ना, जिसको एक बार डिस्चार्ज होने पर दोबारा चार्ज। चलिए नोट लिखिए एक ठो, लिखिए प्राथमिक सेल का विद्युतवाहक बल कम होता है, प्राथमिक सेल का विद्युतवाहक बल कम होता है, विद्युतवाहक बल कम होता है तथा आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तथा आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तथा आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। हो गया, आज के लिए इतना ही।